जैसा कि गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये है आपका क्लास नाइन्थ का मोमेंट बुक का इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय A.K. रामानुजन। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो किंगडम था फूल्स का, मूर्खों का, जो बेवकूफ़ों का जो राज्य था, उसके राजा और मंत्री दोनों बेवकूफ़ थे। और इस राज्य के जो राजा मंत्री थे वो दूसरे राज्यों के राजा के जैसे काम करना नहीं चाहते थे। वो लोग उन्होंने कुछ डिसाइड किया कुछ अलग करने का, वो लोग कुछ अलग करना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि सुबह को रात, रात को सुबह, मतलब दिन को रात, रात को दिन जैसा ट्रीट करना चालू किया। और उन्होंने अपने राज्य में सबको ऑर्डर दे दिया था कि जो काम रात में होता है उसे दिन में करने, और जो दिन में होता है उसे रात में करने के लिए। इसी के साथ उन्होंने एक और आदेश दे दिया था कि किंगडम में, राज्य में जितने भी लोग हैं सब रात में काम करेंगे और कोई भी रात में नहीं सोएगा। और जो किसान लोग हैं वो रात में खेती करेंगे, और जो बिजनेस चलाते हैं वो रात में बिजनेस चलाएंगे। और जैसे ही सूरज उगेगा, सन रोज होगा, वैसे ही सब लोग सोने चले जाएंगे। और अगर कोई ये आदेश नहीं मानता है देन उसे मौत की सजा होगी। इस आदेश के बाद क्या हुआ कि लोग, जितने भी राज्य में लोग थे, वो राजा का आदेश सुनने के बाद सब के सब डर गए, क्योंकि मौत का जो आदेश मिला था अगर नहीं मानेंगे तो मौत की सजा हो जाएगी। सो इस सजा से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, राजा का जो आदेश था उसको चुपचाप मानने लगे। जैसे कि वो जो उनका आदेश था वो अजीब था, फिर भी उनको मानना पड़ गया, ऑबे करना पड़ गया, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और इस सब चीज़ों से राजा और जो मंत्री थे दोनों खुश थे, दोनों बेवकूफ़ खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था जैसे उनका जो आदेश है लोग मान रहे हैं, राज्य में जितने लोग हैं सब मान रहे हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक साधु जो हैं वो उस राज्य में पहुंचते हैं अपने अपने शिष्यों के साथ। और वो लोग देखते हैं एक बहुत ही सुंदर नगरी है, एक सुंदर शहर है। और इस सुंदर शहर में इतने दिन दहाड़े उन्हें एक आदमी नहीं दिख रहा है, ना कि एक चूहा तक नहीं दिख रहा है। और वो लोग इस सब चीज़ों को देख के आश्चर्यचकित थे। यहाँ कहने का मतलब है एक चूहा नहीं दिखना, इसका मतलब था कि एक छोटा से छोटा क्रीचर नहीं दिख रहा था रोड पे। मतलब राज्य के जितने लोग थे उन्होंने डर के मारे, उस आदेश के डर के मारे अपने जानवरों तक को सिखा दिया था दिन में सोना। और इन जो साधु उस मूर्खों के राज्य में गए थे, और उनके शिष्यों को ये नहीं पता था कि इन दो मूर्ख लोगों ने राज्य में क्या आदेश दिया है और राज्य में क्या बीत रहा है या क्या हो रहा है राज्य के अंदर। और उन लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि दिन के समय सब सो रहे हैं और वो लोग पूरे राज्य में घूमते रहे, और जैसे ही रात हुई सब जग गए और अपना अपना काम करने लग गए। जो बिजनेसमैन थे वो बिजनेस करने लगे, और जो किसान थे वो किसान वाला काम, अपना फार्मिंग वाला काम करने लग गए। दिन भर मूर्खों के राज्य में घूमने के बाद वो गुरु और शिष्य दोनों भूखे थे, बहुत भूखे थे। और रात में जैसे ही ग्रोसरी की दुकान खुली वो लोग गए वहां पे, और उन लोगों के लिए एक आश्चर्य सी बात दिखी, वो कुछ भी ले रहे थे, सबका को मूल्य जो था एक दुद्दू ही पड़ रहा था। यहाँ पे DUDDU, ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज दुद्दू। और उसको जैसे हम लोग रुपए बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही कन्नड़ा लैंग्वेज में मनी बोला जाता है, ठीक है। सो कुछ भी ले रहे थे, उसका रेट 1 दुद्दू ही था। और ये बहुत ही ज़्यादा चीप था। अगर वो 1 दर्जन बनाना ले रहे थे या 1 बोरा चावल ले रहे थे, सब कुछ जो था, सबका रेट जो था उस मूर्खों के राज्य में, सबका रेट, सबका मूल्य 1 दुद्दू ही था। और इस मूर्खों के राज्य में वो जो गुरु और उसके शिष्य थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि इस राज्य में उन्हें खाने का सामान बहुत सस्ता मिल रहा था और वो लोग कुछ भी खरीद सकते थे 1 रुपए में। और उसके बाद शिष्य और गुरु ने मिलकर खाना बनाया और उन्होंने खाना खाया। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो राज्य है यह मूर्खों का राज्य है, और यहाँ टिकना, यहाँ रहना उनके जान के लिए सही नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए सही नहीं है। उसके बाद उस बुद्धिमान जो गुरु जी थे उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये जगह जो है हमारे लिए सही नहीं है, और उन्होंने अपने शिष्य से बोला
कि इसे जल्द से जल्द हमें छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। और वो जो शिष्य था वो बहुत ही ज़्यादा खाने वाला था, मतलब फूडी इंसान था और उसे खाना बहुत पसंद था। दैट्स वाई वो जो था ये जगह छोड़ना नहीं चाहता था, बिकॉज द फूड वॉज चीप देयर, क्योंकि फूड जो था बहुत सस्ता था उस जगह पे। गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यहाँ के जितने भी लोग हैं इस राज्य में सबके सब बेवकूफ़ हैं और बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मूर्ख लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और यह किंगडम ये जो राज्य है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और हो सकता है वो लोग हमें भी हार्म करने की कोशिश करें, हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इतना चीज़ समझने के बाद, क्योंकि गुरुजी थे वो विद्वान थे, वो तो समझ गए कि इस राज्य के साथ क्या होने वाला है, लेकिन उनका जो वो शिष्य था वो उन बातों को समझ नहीं पाया। वो तो बस वहाँ रहना चाह रहा था और जो सस्ता खाना था वो बस खाना चाह रहा था। बहुत समझाने के बाद जब शिष्य नहीं माना तो आखिरकार हार कर जो गुरुजी थे वो अकेले ही चले गए और उनका शिष्य जो था पीछे रह गया। और वो जो शिष्य था वो पीछे रह गया मूर्खों के राज्य में, और वो प्रतिदिन खाते रह गया, मतलब हर डे खाना खाने लगा, क्योंकि सस्ता खाना था वो खाता रहा। और एकदम वो खाते खाते एकदम फूल के मोटा सा हो गया, ह्यूज लाइक अ बुल, मतलब एक सांड के जितना मोटा हो गया था। एक दिन एक चोर था जो एक व्यापारी के घर में घुस गया। उसने क्या किया कि दीवार में एक छेद किया और उसके थ्रू अंदर घुस गया। और जब वह बाहर आने वाला था घर से, दीवार से उस जो छेद किया था उससे बाहर आने वाला था, और उतनी डकैती करने के बाद, चोरी करने के बाद, तो क्या हुआ, वो जो दीवार जिसमें छेद किया था वो टूट गया और उसके सर पे आ गिरा और वह वहीं मर गया। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, वो जो चोर था उसका छोटा भाई जो है राजा के पास गया और उसने कंप्लेन किया कि वो तो अपने पुराने तरीके अपना रहा था, क्योंकि देखो वो तो था चोर, पुराने तरीके का मतलब है चोरी करने का तरीका, जो गलत बात है, राइट। और उसने बोला कि हाँ, हम लोग पुराने तरीके से काम कर रहा था मेरा बड़ा भाई, और उसके सर पे वो दीवार आके गिरा और वो मर गया। और वो जो चोर का छोटा भाई था वो इस बात का एडवांटेज लेना चाहता था, जो राजा का बेवकूफ़ी भरा जो उसने आदेश दिया था उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा था। उसने बोला कि मर्चेंट का जो दीवार गिरा है, जो उसका वॉल गिरा है मेरे भाई के सर पे, उसका दीवार है कल्प्रेट, मतलब मर्चेंट है कल्प्रेट। तो उसने बोला राजा को, उसके चोर के छोटे भाई ने, कि मर्चेंट को एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग वॉल बनाना चाहिए था। और उसने रिक्वेस्ट किया कि वो जो व्यापारी है, मर्चेंट है जिसके घर चोरी हुआ था, उसको सजा दे और उससे कंपनसेशन ले, उससे मुआवजा ले चोर के बड़े भाई की फैमिली के लिए। राजा लेकिन था तो बेवकूफ़ ही ना। उसने बिना सोचे समझे, ये नहीं सोचा कि वो जो मरा है इंसान वो चोरी कर रहा था, कुछ गलत काम कर रहा था। उसने ये सोचा, उसके दिमाग इतना बेवकूफ़ था, उसने इतना सोचा कि कोई इंसान मर गया, और मरने का वजह क्या है कि एक व्यापारी है जिसका मजबूत दीवार नहीं होने के कारण उसके सर पे गिरा और वो मर गया। तो राजा ने क्या किया, उस बेवकूफ़ राजा ने उसने व्यापारी को बुलाने का आदेश दिया और उसे बुलावा भेजा। जैसे ही राजा के दरबार में व्यापारी पहुंचता है, राजा उससे उसका नाम पूछता है एंड देन उससे पूछता है कि क्या उस रात तुम घर पे थे जब वो जो चोर था वो तुम्हारे घर चोरी कर रहा था। तो मर्चेंट ने रिप्लाई दिया, हाँ मैं उस रात घर पे ही था, और वो जो चोर था उसने मेरे दीवार में छेद किया और मेरे घर में घुसा, एंड अब चोरी करके जैसे ही बाहर जा रहा था वैसे ही दीवार टूट के उसके सर पे गिरा, क्योंकि ये कमज़ोर था, दीवार जो था कमज़ोर था। उसके बाद राजा जो है, बेवकूफ़ राजा जो है, वो बोलता है कि मर्चेंट व्यापारी तुम्हारी गलती है, तुमने गलती किया है, तुम्हारे कारण तुमने जो दीवार मजबूत नहीं बनाया था उसी कारण जो चोर है वो मर गया और अब तुम्हें सजा मिलेगी। बताइए तो भैया, भला चोरी उसी के घर में हो रही है और उसी को सजा मिल रही है, कहीं ऐसा होता है क्या? राजा की बात सुनकर व्यापारी घबरा गया और वो गिड़गिड़ाते हुए बोला कि राजा ये मेरी गलती नहीं है। उसने रिक्वेस्ट किया कि ये मेरी गलती नहीं है, वो दीवार जो है वो कमज़ोर था, क्योंकि जिसने कंस्ट्रक्ट किया था उसने प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, आपको जो कंस्ट्रक्टर था उसे आपको पनिश करना चाहिए, ना कि मुझे। तो राजा पूछता है कौन था वो, तो वो बोलता है, राजा
उसने वो दीवार मेरे पिताजी के टाइम में बनाया था और मैं उस इंसान को जानता हूँ, वो बहुत बूढ़ा है, वो मेरे घर के ही आसपास, मतलब मेरे घर के ही पास में रहता है। इतना सुनने के बाद वो बेवकूफ़ राजा जो था उसने अपने सैनिकों को उस ब्रिक लेयर जिसने बनाया था, जो कंस्ट्रक्टर था, उसे बुलाने भेजा और उसके सैनिक गए, बेवकूफ़ राजा के सैनिक गए और उस बूढ़े इंसान के हाथ में और पैर में जंजीर बांधकर या रस्सी बांधकर उन्हें राजा के पैलेस में दरबार में लाया गया। जैसे ही वो बूढ़ा ब्रिक लेयर वहां आता है तो राजा उससे पूछता है, क्या तुमने वो दीवार बनाई थी? और वो बूढ़ा इंसान बोलता है, यस राजा साहब, मैंने ही बनाया था। इतनी ही बात सुननी थी कि राजा बोलता है कि इस बूढ़े इंसान ने, इस इंसान ने उस दीवार को बनाया था, उस वॉल को बनाया था और इसने कमजोर वॉल बनाया था और वो उस दीवार के या वॉल के गिरने से उस पुअर जो बेचारा चोर था उसके सर पे ये कमजोर दीवार गिरी और वो मर गया। तो इसके लिए ब्रिक लेयर जो थे उसको पनिश किया जाएगा और पनिशमेंट में उसको मौत की सजा मिलेगी। कहने का मतलब ये था कि वो जो लोग थे वो एक दूसरे पे दोष डाल रहे थे और इसी बीच में क्या हुआ कि ब्रिक लेयर को राजा जो है वो सजा सुनाने वाला था। तो ब्रिक लेयर ने भी रिक्वेस्ट किया कि राजा उसकी बात सुने और राजा उसकी बात सुनने को तैयार हो गया और उसने बोला कि उसने वो जो दीवार था वो बहुत ही प्रॉपरली बनाया था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया था और वो गिरा इसलिए क्योंकि एक छोटी सी लड़की थी जो रास्ते में घूम रही थी, उसके पैर पे उसने पायल पहन रखा था और वो जो चल रही थी तो उसकी आवाज़ कर रही थी, जिंगलिंग आवाज़ कर रही थी और उस लड़की के पैर में जो एंकलेट था उसके जिंगल साउंड के कारण वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपने काम पर और उसने एक दीवार जो है, एक कमजोर दीवार जो है उसने बना दिया। इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक और वो उसकी गलती नहीं थी। इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द गर्ल। वो बोला कि ये सब गलतियां उस लड़की की है। ही एडेड दैट ही न्यू वेयर द दिस डांसिंग गर्ल लिव्ड। और उसने कहा कि वो जानता है कि वो नाचने वाली लड़की कहाँ रहती है और उससे सजा मिलना चाहिए, ना कि मुझे। और ब्रिक लेयर की बात सुनकर राजा सेटिस्फाइड थे और उसका एक्सप्लेनेशन के बाद राजा भी कन्विंस हो गया। उसने बोला कि ये केस जो है कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी आसानी से इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो राजा ने क्या किया, अपना एक मैसेंजर भेजा और उस वो डांसर गर्ल थी उसको बुलाने के लिए। तो अब वो बच्ची थोड़ी ना रहेगी, वो तो एक बूढ़ी औरत बन गई थी और जैसे ही वो राजा के दरबार घुसी तो वो थर थर काँप रही थी क्योंकि उनका एज हो चुका था। तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुमने कई सालों पहले, क्या तुम्हें याद है तुम इस रास्ते पे डांस कर रही थी, घूम रही थी और ये ब्रिक लेयर जो था वहाँ पे दीवार बना रहा था और तुम्हारे पैर में जो एंकलेट था उसके कारण इसका काम में डिस्ट्रैक्शन हुआ, तुमने इसे डिस्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे मूवमेंट ने डिस्ट्रैक्ट किया। तो उस बूढ़ी औरत ने कंफर्म किया कि वो घूम रही थी, वो डांस कर रही थी अपने पायल के साथ। और तो राजा ने बोला कि तुम्हारे उस मूवमेंट और तुम्हारे उस पायल की आवाज़ ने जो ब्रिक लेयर था उसके काम में डिस्ट्रैक्शन डाला। ड्यू टू दैट वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाया और उसने एक बहुत ही ख़राब दीवार बना दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो दीवार एक चोर के सर पे गिरा और चोर मर गया। और राजा बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती है जिसके कारण से चोर मर गया और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इतना सुनने के बाद वो जो लेडी थी उन्होंने क्या किया, अपना ब्लेम किसी और पे डाल दिया और उसने बोला कि वो इसलिए बार बार आ और जा रही थी उस रास्ते से क्योंकि उसने एक गोल्ड स्मिथ जो सोनार था उसको सोने से की ज्वेलरी बनने के लिए दिए थे कुछ सोने, और वो गोल्ड स्मिथ जो था वो बेईमान था। तो वो उस ओल्ड लेडी, वो डांसिंग गर्ल को बार बार आने जाने को कह रहा था और वो काम टाइम से कर नहीं रहा था और उससे बार बार आने को कह रहा था, इसीलिए वो बार बार उस रास्ते से दर्जनों बार आई गई। और उन्होंने क्या किया, उस ओल्ड लेडी ने, डांसिंग गर्ल ने क्या किया कि ये उसकी गलती नहीं है, वो ये जो है जितनी सारी गलतियां ये गोल्ड स्मिथ जो सोनार था उसकी गलती है। उसके बाद क्या होता है फर्दर जो है वो डांसिंग गर्ल बोलती है कि इसी आने जाने के बीच में शायद ब्रिक लेयर ने जो है मुझे देख लिया होगा और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो ये सारी की सारी गलतियां जो है उस सोनार की है और जिसके कारण मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था उस रास्ते से।
उसके बाद बोलता है ये तो बेचारी डांसिंग गर्ल थी, ये तो बिल्कुल सही बोल रही है बेचारी गर्ल, ये बेचारी जो औरत है ये बिल्कुल सही बोल रही है। और बोलता है कि इतना सोचने के बाद मुझे अब पता है सच में यहाँ पे कल्प्रिट कौन है। और उसने बोला कि जाओ उस सोनार को, गोल्ड स्मिथ को लेकर आओ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया और राजा के आदेश पर क्या हुआ, एक बेलीफ जो थे, बेलीफ BAILIFF, तो बेलीफ्स होते हैं वो लॉ ऑफिसर होते हैं जो इस बात की श्योरिटी रखते हैं कि राजा का जो कोर्ट का आदेश है वो हमेशा माना जाए, जो डिसीजन दिया गया है वो माना जाए। तो बेलीफ को भेजा गया और किंग के कोर्ट के थ्रू इन द सर्च ऑफ गोल्ड स्मिथ, सोनार की खोज में, और उसे कोर्ट तक लाया गया, दरबार में लाया गया। और जो गोल्ड स्मिथ था वो अपने दुकान में डर के छिप रहा था, उसे लग रहा था कहीं उसे अरेस्ट ना कर लिया जाए, गिरफ्तार ना कर लिया जाए। और जब वह राजा के दरबार में आया तो उसने अपने तरफ की कहानी सुनाई। मतलब इस स्टोरी में सब अपनी अपने तरीके की कहानी सुना रहे हैं और अपना अपना ब्लेम दूसरे पे डाल रहे हैं। और उसने बोला कि हाँ ये डांसिंग गर्ल जो है ये एकदम सच बोल रही है, और उसने बहुत सारे बार एक्सक्यूजेस दिए और उस बेचारी डांसिंग गर्ल को उसके दुकान पे आना पड़ा। तो वो बोलता है ये मेरी गलती नहीं है। अब वो ब्लेम किसी और पे डाल रहा है, और वो किस पे डाल रहा है, वो बोल रहा है कि एक बहुत बड़े जो व्यापारी था उसके घर में शादी थी, और उसके घर में शादी थी तो उसका ऑर्डर उसे जल्दी जल्दी पूरा करना था, जिसके कारण वो डांसिंग गर्ल का काम जो था कर नहीं पा रहा था। जिसके कारण क्या हुआ, उस लड़की का, उस छोटी लड़की जो डांसिंग गर्ल थी उसका काम लेट हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, राजा ने गोल्ड स्मिथ जो सोनार था उससे पूछा कि वो अमीर जो है, वो अमीर मर्चेंट कौन है, उसका नाम बताओ। राजा के पूछने के बाद जब सोनार ने मर्चेंट का नाम बताया, व्यापारी का नाम बताया, तो कहानी घूम फिर के वापस वहीं आ गई, क्योंकि जिस मर्चेंट का उसने नाम बताया था वो वही मर्चेंट था जिसके घर में चोर चोरी करने गया था, जिसकी दीवार गिरी थी, जिसका वॉल गिरा था। और एक बार फिर मर्चेंट को बुलाया गया और वह राजा के सामने आते आते रोने लगा, और उसे पता था ये राजा कितना बड़ा बेवकूफ़ है, वह उसे सीधा मौत की सज़ा सुनाएगा। और उसने कहा ये वह नहीं था जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो व्यापारी उसके पिताजी थे, और उसके पिता अब मर चुके हैं। सो इनमें से किसी चीज़ में उस व्यापारी का कोई भी दोष नहीं था। ये सब सुनने के बाद, मर्चेंट की बातें और सभी की बात सुनने के बाद, राजा और मंत्री ने कुछ डिस्कशन किया और एक डिसीजन पे आए कि जैसा कि मर्चेंट के फादर ही मर्डरर थे और उन्हीं की वजह से चोर मारा गया। सो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जैसे कि मर्चेंट के फादर तो मर चुके हैं, सो अब उनकी जगह पर, उस मरे हुए मर्चेंट की जगह पर किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोगों ने डिसीजन लिया कि जैसा कि उनके पुत्र ने, जो बेटा है, मर्चेंट का बेटा है, जिसने सारी प्रॉपर्टी इनहर्ट की, जिसने सारी संपत्ति अपने नाम में रखा, जिसको मिला सारी जायदाद, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और राजा ने इसी में एक और बात जोड़ा कि उसने बोला कि मुझे तो इस मर्चेंट को देखते ही पहली नज़र में ही पता लग गया था कि यही दोषी है, और राजा ने अनाउंस कर दिया कि मर्चेंट को मरना होगा, उसे मृत्यु दंड मिला है। आगे क्या हुआ कि राजा ने जैसे कि मृत्यु दंड दे दिया था तो उसने अपने लोगों से, अपने सैनिकों से बोला कि अब इसके लिए एक स्टेक बनाया जाए, एक नया स्टेक बनाया जाए इसके मृत्यु दंड के लिए। स्टेक उसे बोला जाता है, स्टेक का आप ऐसे समझ सकते हो कि मेटल का पतला सा रड होता है जिसको शार्प किया जाता है हेड के साइड, जिससे पॉइंटेड होता है, जिसके साथ किसी को पियर्स किया जाए, किसी के अंदर घोपा जा सके, जैसे छुरी होता है कुछ वैसा ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही मंत्रियों ने देखा कि स्टेक तो बन रहा है, ऑर्डर के मुताबिक स्टेक बनने लगा, तो मंत्री ने देखा कि ये जो मर्चेंट है वो तो पतला है, और उसने राजा को बताया, राजा को ये बोला कि ये तो पतला है, इसको तो स्टेक के साथ मारा नहीं जा सकता है। राजा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, और जब वो परेशान हो गया तो उसने कुछ एक आइडिया निकाला, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि चलो एक मोटे से आदमी को पकड़ो, जिसे स्टेक इतना मोटा होना चाहिए जिसको इस स्टेक से मारकर आराम से एग्जीक्यूट किया जा सके, उसको मृत्यु दिया जा सके, और मर्चेंट को मृत्युदंड नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो पतला है। अब बताइए, ऐसा ऐसा लॉजिक है इस राजा के पास, बेवकूफ़ों का भी राजा था। सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग।
और उन्होंने क्या किया, ये जो सज़ा थी इसको ख़त्म करने के लिए मर्चेंट की जगह पे किसी और को, अब किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढना के लिए निकल गए जो मोटा हो और जिसे स्टेक के थ्रू स्टेक से मारा जा सके। राजा ने आदेश दे दिया और उनके नौकर क्या किए, राजा के जो नौकर थे वो अब मोटा इंसान ढूंढने के लिए निकल गए अपने राज्य में। और फाइनली उन्हें कौन मिला, उन्हें वह मिला, वही शिष्य जिसने सिर्फ सस्ते खाने के लिए अपने गुरु का साथ छोड़ दिया था। और जब राजा के नौकरों ने उस शिष्य को पकड़ा तो शिष्य बोलता है, मैं सन्यासी हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वह निर्दोष है, सो उसे किस लिए ले जाया जा रहा है। तो राजा के नौकरों ने कहा, हाँ हमें पता है कि तुम इनोसेंट हो, बट जैसा कि उसे ऑर्डर मिला है एक फैट इंसान को पकड़ने का, एक मोटा इंसान पकड़ने के लिए जिसे मृत्यु दंड मिल सके, सो इसके लिए हम तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, उसे अपने जो गुरु थे, जो टीचर थे, उनकी कही बात याद आ रही थी। उन्होंने इसे समझाया था कि ये मूर्खों का राज्य है और इस नगरी में रहना बहुत ही नुकसानदेह होगा उनके लिए। सो गुरु तो चले गए लेकिन ये बेवकूफ़ रह गया मूर्खों के साथ। अब देखो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसके साथ। अब इसे मृत्यु दंड मिल रहा है किसी और की वजह से, और कौन दे रहा है, एक बेवकूफ़ राजा। और इस वक्त वो डिसाइपल जो था अपने टीचर को, वो गुरु को याद कर रहा था और वो मदद मांग रहा था अपने मन में कि काश उसके गुरु उसको बचा ले। और गुरु वो सब कुछ देख पा रहे थे, मैजिकल पावर्स के थ्रू वो देख पा रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे। उन्हें फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब कुछ दिखाई दे रहा था अपने विज़न के थ्रू। वो सब कुछ देख पा रहे थे टेलीपैथी के थ्रू। और जब शिष्य ने गुरु से रेस्क्यू के लिए मदद मांगी, जान बचाने के लिए मदद मांगी, तो उसके गुरु जो थे, टीचर जो थे, वहाँ पहुँच गए। क्योंकि उनका जो शिष्य था बुरी तरह से फंस गया था कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उसने कोई गलती नहीं की थी फिर भी उसे मौत की सज़ा मिल रही थी। और इसी वजह से उस गुरु को अपने शिष्य को बचाने के लिए आना पड़ा। और जैसे ही गुरु अपने शिष्य के पास पहुँचते उन्होंने उसे डांटा और उसे बोला, देख लिया, तुम्हें मैंने कहा था कि ये सब नहीं करो, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम रह गए। और उन्होंने धीरे से अपने शिष्य के कान में कुछ विस्पर किया, कुछ बोला। और उसके कान में कहने के बाद गुरु ने अपने शब्दों में राजा को फंसाते हुए बोला कि मुझे एक बात बताओ राजा, कौन बड़ा होता है, एक टीचर या एक स्टूडेंट, एक शिष्य बड़ा होगा या एक टीचर बड़ा होगा। तो राजा ने रिप्लाई दिया, हाँ ऑफ कोर्स टीचर बड़ा होगा, गुरु बड़ा होगा। सो उस गुरु ने बोला कि इस वजह से राजा तुम्हें पहले मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए शिष्य से पहले। और जब शिष्य ने अपने गुरु की बात सुनी तो वो जोर से चिल्लाने लगा, नहीं मैं पहले आया हूँ, मुझे मारो, क्योंकि कुछ तो बोला था गुरु जी ने उसके कान में। और शिष्य ऐसे बोलने लगा, नहीं गुरु जी को पहले नहीं, पहले मुझे मारो। और वो पहले मरना चाहता है क्योंकि वो पहले आया है। और इन सब के चक्कर में गुरु और शिष्य के बीच में आर्ग्यू होने लगा कि कौन पहले मरेगा। और राजा जो था, वो बेवकूफ़ राजा जो था, कंफ्यूज हो गया और उसने गुरु जी से पूछा कि आप पहले क्यों मरना चाहते हो। तो राजा ने बोलता है, इसी बीच में आगे बढ़ाते हुए बात को बोलता है कि आपके शिष्य को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो मोटा है एंड उसे, राजा को एक मोटे इंसान की ज़रूरत थी जिससे स्टेक के सहारे मारा जा सके, क्योंकि मृत्यु दंड मर्चेंट को मिलना था लेकिन अब फैट आदमी को, एक मोटे इंसान को देना था राजा को, क्योंकि वो तो था बेवकूफ़ और बेवकूफ़ी वाली ही बातें करेगा। और गुरुजी ने क्या किया, उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और वो बोले, मैं अपने शिष्य से पहले मरना चाहता हूँ। और ये जो आर्ग्यू चल रहा था इसमें राजा को एक ऐसा एहसास हुआ शायद यहाँ कोई मिस्ट्री है, इसीलिए शायद जो गुरुजी हैं वो पहले मरना चाहते हैं अपने शिष्य से जो इतना ईगर है मरने के लिए। यहाँ जरूर कोई ना कोई कारण है। और राजा ने क्या क्या पूछने की कोशिश की तो गुरु ने कहा कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हें ये सीक्रेट बता दूं तो तुम मुझे पहले मारोगे। सो सीक्रेट जानने के बाद तुम पहले मुझे मारना, मेरे शिष्य को बाद में मारना। गुरुजी ने ये शर्त रखी और जैसा कि राजा ने प्रॉमिस किया तो गुरुजी ने उसे साइड लेके उसके कान में बोलते हैं
कि हम लोग पूरी दुनिया घूम चुके हैं और हम लोगों ने ऐसा राज्य और ऐसा राजा कहीं नहीं देखा है। और गुरुजी ने एक और लाइन जोड़ते हुए ये कहा, ये जो स्टेक तुमने बनाया, ये जो रड बनाया है जिससे तुम एग्जीक्यूट करने वाले हो, ये गॉड ऑफ जस्टिस का है, इंसाफ के देवता का है, और इससे कभी भी किसी को मारा नहीं गया, इसलिए मैं इससे पहले मरना चाहता हूँ। और गुरुजी एक और लाइन जोड़ते हैं इसमें राजा को बोलने के लिए कान में कि इस स्टेक से जो पहले मरेगा वो इस राज्य का फिर से राजा बनकर पैदा होगा। सो गुरुजी ने ये कहा कि जो पहले मरेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा। और यह बोलकर उन्होंने क्या किया, राजा को अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया था। उसके बाद इसी में गुरुजी ने एक और लाइन जोड़ा, उन्होंने बोला, एक और वाक्य जोड़ा कि उन्होंने बोला जो पहले मरेगा वो तो राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। और गुरुजी ने बोला कि हम लोग जिंदगी भर सन्यासी का जीवन जीते रहे और मैं और मेरे जो शिष्य, मेरा जो ये शिष्य है वो अब चाहते कि हम लोग राजा और मंत्री की ज़िंदगी जिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले मार दो और मैं पहले ही राजा बन जाऊँगा, उसके बाद इसे मार देना और उसके बाद वो मंत्री बनकर पैदा हो जाएगा। और गुरुजी के जाल में वो फंस गया था, वो राजा, बेवकूफ़ राजा गुरुजी के शब्दों के जाल में फंस गया था और वह नहीं चाहता था कि ये राज्य जो है अगले जीवन में उसके हाथ से निकल जाए। सो वो चुपचाप साइड गया, अपने मंत्री के साथ वो डिस्कशन करने लग गया। और राजा ने अपने मंत्रियों के साथ कहा, उन्होंने बोला देखो, मैं नहीं चाहता कि अगले जीवन में हम लोगों से राज छिन जाए और ये सन्यासी लोग हैं, ये लोग कभी झूठ बोलेंगे नहीं। तो वो राजा और मंत्री ने मिलकर डिसीजन लिया कि चलो इस स्टेक पे पहले हम ही चढ़ जाते हैं, हम ही लोग पहले मर जाते हैं। ये तो था कहानी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राजा ने जो है अपने एग्जीक्यूशनर जो मृत्युदंड देने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि रात में क्रिमिनल्स को भेजा जाएगा और जो पहले आएगा उसे पहले मारना है और जो बाद में आएगा उसे बाद में मारना है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और जब राजा और मंत्री आते हैं तो वो लोग कहाँ, डायरेक्ट सीधा चले जाते हैं शिष्य और गुरु के जेल के अंदर, जिस कोठरी में रखा गया, और वहाँ पे गुरु और शिष्य के कपड़े पहन लगते हैं और कपड़े पहन के एकदम उनके जैसे दिखने लग जाते हैं। एंड देन वो क्या बोलते हैं, उनको बोला गया होता है, उनके नौकरों को राजा मंत्री ने बोल दिया होता है कि वो लोग जा रहे हैं उनको लेकर कहाँ पे, स्टेक फॉर एग्जीक्यूशन। तो वहाँ पे कहाँ, मृत्युदंड के लिए स्टेक के पास लेके जा रहे हैं। इन दिस वे, इस तरीके से गुरुजी के इंटेलिजेंस के कारण वो अपने बुद्धिमानी का यूज़ करते हुए उस बेवकूफ़ राजा और बेवकूफ़ जो मंत्री था उनको मृत्युदंड दे पाए खुद की जगह पर। और जब डेड बॉडीज़ को, राजा और मंत्री के डेड बॉडीज़ को ले जाया गया और फेंकने के लिए ले जाया गया, तो लोग जो थे देख के थरथरा रहे थे कि ये तो डेड बॉडी है, लेकिन ये तो राजा और मंत्री का है। उसके बाद क्या हुआ, लोग ये सोच रहे थे डर के मारे, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मारना तो गुरु और शिष्य को था, लेकिन गुरु और शिष्य की जगह पे राजा और मंत्री की डेड बॉडीज कैसे आ गई। पूरा राज्य राजा और मंत्री के मौत पर गम में था। बट सुबह में क्या हुआ, कुछ लोगों ने ये सोचा कि उन्हें गुरु और शिष्य के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कुछ बातें। और जैसा कि गुरु और शिष्य जो था वो सोच ही रहे थे, प्लान कर रहे थे कि इस राज्य से जल्दी निकला जाना चाहिए, तो कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने कहा जैसा कि राज्य में अब राजा और मंत्री की ज़रूरत थी, तो उन्होंने गुरुजी और शिष्य को रिक्वेस्ट किया कि वही इस राज्य के नए राजा और मंत्री बन जाएं। और इतना सुनते ही शिष्य तो बहुत जल्दी हाँ उसने बोल दिया, लेकिन गुरुजी को मनवाने में, कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लग गया। और एट लास्ट क्या हुआ, गुरुजी ने एग्री कर लिया कि चलो मैं राजा बन जाता हूँ, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखा कि सभी लोगों को दिन में काम करना है, रात में सोना है, और जितने भी चीज़ें हैं सबकी रेट में वैरायटी होनी चाहिए, सबका रेट अलग अलग होना चाहिए, ना कि 1 दुदू मतलब 1 रुपये। और ये जो पहले सिस्टम था, ये बेवकूफ़ी से पहले जो सिस्टम था वही वापस हो जाए, और सब चीज़ों का, सब जगहों का रेट अलग अलग होना चाहिए। और एट लास्ट ये सब करते कंडीशन के साथ जब राजा गुरुजी राजा बन गए,
तो उन्होंने क्या किया, इस बेवकूफ़ों के राज्य को उन्होंने एक सामान्य सा राज्य में बदल दिया, सिर्फ बुद्धिमानी के बल पर।